हाय गाइस, मैं हूँ परमेश्वरी पैंकरा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टॉक मार्केट में आपका स्वागत है। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए नया नया वीडियोस बनाते रहूंगी। आज हम ऐसे कुछ यूनिक चीज के बारे में डिस्कस करेंगे जिससे आपको बहुत कुछ जानकारी मिलेगा और जो असम्पशन गलत साबित होंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम नेट मार्जिन या पैट मार्जिन के बारे में चर्चा करेंगे। पैट मार्जिन का मतलब होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और आरओई के बारे में चर्चा करेंगे। तो आरओई का मतलब क्या होता है? रिटर्न ऑन इक्विटी। डेब्ट या लोन्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो, ये तीनों बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें हैं। अब हम चर्चा करेंगे नेट या पैट मार्जिन क्या होता है। तो मान लीजिए हमारे पास एक पेंसिल है और हमने उसे कितना में बेचा है? 15 रुपये में बेचा है। और उसे हमने खरीदी कितनी में थी? 10 रुपये में। तो आपने बेचा कितना था सामान को? 15 रुपये में और कमाया कितना? 5 रुपये। यानी कि 1/3 अर्थात 33% आपका क्या था? प्रॉफिट मार्जिन था। अगर आपने पेंसिल को 20 रुपये में बेचते हो, जिस पेंसिल को आपने कितना में खरीदा था? 10 रुपये में, तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा? 50%। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस और साथ में जो भी एक्सपेंसेस अर्थात खर्च होंगे उन सभी को काट कर अर्थात सभी चीज को माइनस करने के बाद जो बचेगा वो क्या है? आपका प्रॉफिट है। और यही होगा नेट मार्जिन या पैट मार्जिन। यानी नेट मार्जिन या पैट मार्जिन परसेंटेज के तरफ से। और यहाँ पे एक डिफरेंस समझना जरूरी है कि मार्कअप और मार्जिन में क्या डिफरेंस है। जैसे अगर कोई पेंसिल मैंने 10 रुपये में खरीदा है और उसे 15 रुपया में बेचा है तो मेरा मार्कअप हो गया 50%। यानी कि 10 का 15 में बेचे कि मैं 10 की चीज को उसका 50% दाम बढ़ा रहा हूँ। लेकिन प्रॉफिट मार्जिन हमेशा कहाँ से निकलता है? तो सेलिंग प्राइस से निकलता है। प्रॉफिट मार्जिन कभी भी कॉस्ट प्राइस से नहीं निकलता है। तो प्रॉफिट मार्जिन सेलिंग प्राइस से लेना है। जो 15 रुपये है उसमें से देखना है कि इसका कितना परसेंट एक्सपेंसेस है। तो 15 रुपये पे 10 रुपये मेरा एक्सपेंसेस है अर्थात 66.7% मेरा एक्सपेंसेस है। और इसलिए 33.3% मेरा क्या हुआ? प्रॉफिट मार्जिन हुआ। तो हमेशा सेलिंग प्राइस प्रॉफिट मार्जिन से निकलता है और हमेशा जो मार्कअप है वो कॉस्ट प्राइस से निकलता है। कॉस्ट प्राइस पे आपने कोई चीज खरीदी है, उसको कितना मार्कअप किया है यानी कितना दाम बढ़ाया है, वो है मार्कअप। मार्कअप ज्यादा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट फाइनेंशियल में यूज होता है। प्रॉफिट मार्जिन जो हमेशा सेलिंग प्राइस से निकलता है। अब बात करते हैं आरओई के बारे में अर्थात आरओई क्या है। देखिए, कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए किसकी जरूरत होती है? पैसे की जरूरत होती है। और ज्यादातर बिजनेस ऐसे होते हैं जो बिना पैसे के शुरू नहीं हो सकते हैं। अब पैसे कहाँ से आएंगे? या तो इक्विटी अपना खुद पैसा लगा रहे हैं या दोस्तों से पैसा लगवा कर बिजनेस कर रहे हैं और उनके बदले में उन्हें क्या दे रहे हैं? शेयर दे रहे हैं। या जब भी आप खुद पैसा लगा रहे हैं या दोस्तों से पैसा डलवा रहे हैं और बदले में स्टॉक दे रहे हैं, वो क्या हुआ? इक्विटी। अब डेब्ट या लोन क्या है? जब भी आप डेब्ट या लोन ले रहे हैं तो लोगों को आप ये बोल रहे हैं कि मुझे पैसा दे दूंगा और साल 2 साल में इतना ब्याज के साथ आपको लौटा दूंगा। तो ये क्या हुआ? डेब्ट। या बैंक से ले रहे हैं, वो क्या हुआ? डेब्ट। अब आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी। अब आरओई जिसे रिटर्न ऑन इक्विटी कहते हैं, जो शायद फाइनेंशियल स्टेटमेंट के सबसे इम्पोर्टेंट रेशियो में से एक है, वो क्या है? तो मान लीजिए आपने 100 रुपये इकट्ठे किए हैं लोगों से, जिसमें 20 रुपये आपने खुद लगाए हैं और 20 रुपये अपने दोस्तों से लिए हैं और 60 रुपये कहीं और से लिए हैं या परिवार से, फादर से या कहीं और से भी लिए हैं। और 100 रुपये आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किए हैं और 100 रुपये के शेयर आपने लोगों को बांट दिए हैं। यहाँ आपने लोन नहीं लिया है, या तो खुद का पैसा लगाया है या खुद को शेयर दिए हैं या दूसरों का पैसा लगाया है और दूसरों को शेयर दिए हैं। तो 100 रुपये टोटल इन्वेस्टमेंट किए हैं
और साल भर बिजनेस करने के बाद आपको पता चला कि आपके पास 20 रुपये मुनाफा के रूप में बच गया। यानी आपने बिजनेस में लगाए थे 100 रुपये और साल भर के बाद आपके पास कितना हो गए हैं, 120 रुपये हो गए। तो जो पैसा आपने लगाया उसमें साल भर में आपने कितना कमाया, तो 20 रुपये। तो यही क्या है, रिटर्न ऑन इक्विटी है। अब इसमें हमें नेट मार्जिन और रिटर्न ऑन इक्विटी का फर्क समझना बहुत जरूरी है। नेट मार्जिन ये बताता है कि जब कोई आप सामान बेच रहे हैं तो उसको आप कितना में खरीदे हैं और उसे बेचने में कितना खर्च आया है और उसके बाद उस सामान को आपने कितना मुनाफा में बेचा है। साल भर आप जितने बार सामान बेचेंगे, जो कुछ करेंगे, वो सब करने के बाद आपने साल की शुरुआत में उस बिजनेस में आपने कितना पैसा लगाया था और साल भर के बाद उस पैसे से आपने कितना पैसा कमाया था। ये कौन बताता है, तो ROE बताता है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, चलिए समझते हैं। मान लीजिए एक आदमी था राम, उसके पास 100 रुपये थे। उसने आज बिजनेस करने की सोची तो उसने 10 रुपये की 10 पेंसिलें खरीदी उस 100 रुपये से और दिन की शुरुआत में एक बाजार चला गया और उस पेंसिल को बेचने की कोशिश करता है। दिन के अंत तक उसने 10 पेंसिलों को बेच दिया। एक पेंसिल जो उसने 10 रुपये में खरीदी थी उसे 20 रुपये में बेचा। यानी उसका मार्जिन कितना हुआ, जो चीज 20 रुपये में बेची थी उसका सेलिंग प्राइस था 20 रुपये और कॉस्ट प्राइस था 10 रुपये, यानी कि 50% का मार्जिन था। तो राम ने 50% के मार्जिन में पेंसिल बेची और 100 रुपये की पेंसिल उसने खरीदा था। दिन के अंत में उसने एक पेंसिल दुगने दाम पे बेचे थे। 100 रुपये उसके हो गए 200 रुपये। तो उसका रिटर्न ऑन इक्विटी कितना आया, 100%। तो इनका प्रॉफिट मार्जिन 50% हुआ और रिटर्न ऑन इक्विटी 100% हुआ। अब एक दूसरा आदमी था श्याम, उसके पास भी क्या थे, 100 रुपये थे और उसने भी 10 पेंसिलें खरीदी, लेकिन उसने एक पेंसिल को 15 रुपये में बेची थी। अब उसका मार्जिन कितना आएगा, तो इनका प्रॉफिट कितना हुआ, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस का परसेंट, यानी कि 33% उसने 15 रुपये में बेचे थे, जो चीज उसने 10 रुपये में खरीदा था। तो उसका प्रॉफिट मार्जिन राम से कम है। तो राम का प्रॉफिट मार्जिन 50% है और श्याम का प्रॉफिट मार्जिन 33%। तो अब आप बताएंगे कि आपको किसका बिजनेस अच्छा लग रहा है, राम का या श्याम का। जिसका प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है शायद उसका बिजनेस ज्यादा अच्छा है। यहाँ पे 1 सेकंड एक्सपेक्ट आता है और ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि श्याम सस्ती पेंसिल बेच रहा था और 15 रुपये में बेच रहा था और राम 20 रुपये में बेच रहा था और क्वालिटी दोनों की पेंसिल की सेम थी। इसलिए श्याम ने ज्यादा पेंसिल बेच दी, जहां राम ने दिन भर में 10 पेंसिल ही बेच पाया और श्याम ने 30 पेंसिलें बेच दी। अब आप पूछेंगे कि ये कैसे हुआ, देखिए आगे। तो श्याम ने 100 रुपये की पेंसिलें खरीदी और 2 घंटे में ही 10 पेंसिलें क्या कर दी, बेच दी। अब उसके पास कितना पैसा हो गया, 150 रुपये, क्योंकि उसने एक पेंसिल 15 रुपये में बेच रहे थे और वो 150 रुपये से 15 पेंसिल फिर से खरीद ली, फिर वो 2 घंटे में बेच दिए। इस तरीके से दिन भर में वे 30 पेंसिलें बेच दी, यानी 15 रुपये की एक पेंसिल बेच रहा था और 10 रुपये में खरीद रहा था। तो एक पे वे कितना कमा रहे थे, 5 रुपये। और उसने कितनी पेंसिलें बेची, तो 30 पेंसिलें बेची, यानी कि टोटल उसने कितने कमाए हैं, 150 रुपये। उसने 30 पेंसिलें बेची और 30 पेंसिल पे उसे कितना मिल रहा था, 5 रुपये। तो श्याम ने कितना कमाया, 150 रुपये। तो दिन के अंत में राम के पास 100 रुपये और श्याम के पास 250 रुपये हुए और दोनों ने दिन की शुरुआत कितना से की थी, 100 रुपये से। तो जहां राम का ROE 100% हुआ और श्याम का ROE 150% हुआ। दोनों ने सेम पैसे लिए थे, लेकिन श्याम ने इस पैसे से ज्यादा पैसा कमाया है। तो ये फर्क है मार्जिन और ROE पे। बहुत सारी ऐसी कंपनी है जिनका प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम होता है, जिनका मार्जिन बहुत कम होता है, जैसे इम्फेक्ट, वॉलमार्ट, जो दुनिया के सबसे बड़े फिजिकल स्टोर चैन है,
वो मार्जिन 1% के आसपास रखती है कई प्रोडक्ट कैटेगरी में, लेकिन इतनी बार वो प्रोडक्ट को रोल कर करके वो 1% कमा लेती है कि उसका रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा हो जाता है। और इसीलिए मैंने एक एग्जांपल दिया है, जैसे आइचर मोटर, इनका पैट मार्जिन 22% है और ROE 13.50%। आइचर मोटर कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है और बहुत अच्छा फंडामेंटल भी है, मार्जिन भी बहुत अच्छा है और ROE भी बहुत अच्छा है। अब हम देखते हैं, जैसे एग्जांपल के रूप में पेज इंडस्ट्रीज को ले लेते हैं, जो जाकी के नाम से क्या बनाते हैं, गारमेंट्स बनाते हैं। इनका क्या हाल है, तो इनका प्रॉफिट मार्जिन है 13%, यानी ओवर प्रोडक्ट पेज इंडस्ट्रीज कम कमाती है, लेकिन उस चक्कर में क्योंकि ये मार्जिन कम रखते हैं तो इनका प्रोडक्ट ज्यादा बिकता है। और ROE कितने पैसे से पैसा बना, ये इसका आइचर मोटर से दुगना है। मार्जिन भले ही बहुत कम हो, लेकिन पैसे से कितना पैसा बना है ये बहुत जरूरी है। पेज इंडस्ट्रीज का तो मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ जो मार्जिन को लेकर अपशिष्ट रहते हैं, जो उनके हिसाब से सबसे जरूरी यही है। लेकिन अब एक सिंपल चीज ध्यान दीजिए, किसी भी बिजनेस का पर्पज है कि चीज को महंगे से महंगे दाम पे बेचना, ये पर्पज नहीं है। किसी भी बिजनेस का पर्पज है कि थोड़ा पैसा लगा के ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाना, ये इम्पोर्टेंट है। अब इसको करने के दो मेन तरीके हैं। फर्स्ट पॉइंट है या तो आप ज्यादा सामान बेच लो, और दूसरा पॉइंट है या आप ज्यादा महंगे में बेच लो। लेकिन ज्यादा महंगे में बेचने से बेहतर ऑप्शन यह रहता है कि ज्यादा सामान बेचो, भले ही सस्ते में बेचो, ताकि कस्टमर ज्यादा खरीदे और बार बार खरीदे। तो अगर कोई कंपनी सस्ता माल बेचेगी लेकिन ज्यादा बेचेगी तो उसका मार्जिन कम हो सकती है, लेकिन ROE बहुत अच्छा दिखेगी। और ये कुछ सबसे जरूरी फिगर में से है। जब भी आप किसी कंपनी को एनालिसिस करते हैं, अब इसी से जुड़ता है डेब्ट का सवाल कि कर्जा कितना है, क्योंकि ROE को कर्जा लेकर बढ़ाया जा सकता है। चलिए समझते हैं कैसे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में, तो पहला पॉइंट है, पहले केस में कंपनी को कितने रुपए की जरूरत थी, 100 रुपये की, और उसने पूरे 100 रुपये शेयर इशू करके इकट्ठे किए और उसने कर्जा कुछ भी नहीं लिया और प्रॉफिट आया 20 रुपये, अर्थात 100 रुपये पे उसने कितना कमाया, 20 रुपये। तो इनका ROE हो गया 20%। दूसरा पॉइंट है, यहाँ भी कंपनी को 100 रुपये की जरूरत थी, लेकिन 50 रुपये का उसने शेयर इशू किया और 50 रुपये का कर्जा ले लिया, और वो कर्जा उसने 12% के इंटरेस्ट के हिसाब से लिया था। यानी उस 50 रुपये पे जो उसने कर्जा लिया था उसमें से उसे 6% इंटरेस्ट देना था, जो कि 12% होता है। तो वो देने के बाद प्रॉफिट बचा 14 रुपये। चूँकि उसे पहले केस में कोई इंटरेस्ट देना नहीं पड़ा था तो उनका प्रॉफिट बचा था 20 रुपये, लेकिन दूसरे केस में उसे इंटरेस्ट देना पड़ा तो प्रॉफिट बचा 14 रुपये। तो यहाँ पे अब लग रहा है कि ये केस बेहतर है। तो यहाँ पे 20 रुपये का प्रॉफिट मिला और दूसरा ऑप्शन पे 14 रुपये का प्रॉफिट मिला। लेकिन अब हमको ये भी ध्यान देना है कि इस केस में 100 रुपये के शेयर इशू हुए थे, तो उन 100 रुपये के पीछे कंपनी ने 20 रुपये कमाए थे। लेकिन दूसरे केस में कंपनी ने 50 रुपये के शेयर इशू किए थे और बाकी 50 रुपये कर्जे से उठाया था और उससे 6 रुपये इंटरेस्ट दे दिए और वो चला गया। तो बाकी 50 रुपये शेयर के थ्रू पैसा आया, अर्थात उस 50 रुपये के पीछे कंपनी को 14 रुपये की कमाई हुई, और यहाँ पे 100 रुपये के पीछे 20 रुपये की कमाई हुई और दूसरा ऑप्शन पे 50 रुपये के पीछे 14 रुपये की कमाई हुई, यानी कि ROE बढ़ गया 28%। तो इस एग्जाम्पल से हम आसानी से समझ सकते हैं कि कर्जा लेकर कैसे ROE को बढ़ाया जा सकता है, जो बहुत सारी कंपनियां करती हैं। यदि कोई कॉमर्स लेकर पढ़ाई करते हैं तो उनको कहा जाता है आइडियल टेक डेब्ट इक्विटी रेशियो 2:1 होता है, यानी 50 रुपये शेयर के थ्रू उठाया है तो 100 रुपये का कर्जा ले लीजिए, इक्विटी से दुगना कर्जा ले लीजिए, जिसमें शेयर होल्डर का रिटर्न बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ मैं आपको कहना चाहती हूँ, नहीं, एज इन इन्वेस्टर आइडिया डेब्ट इक्विटी रेशियो होता है 0। कंपनी में डेब्ट होना ही नहीं चाहिए। इसलिए जब आप अच्छी कंपनी देखेंगे तो उनमें लगभग इक्विटी के मुकाबले कुछ भी डेब्ट नहीं होता है। यहाँ पे आइचर मोटर्स में 58.84 करोड़ रुपये डेब्ट है, जबकि पेज इंडस्ट्री में 0 डेब्ट इक्विटी रेशियो है।
लगभग जीरो डेप्ट इक्विटी रेशियो में ये कंपनियां चल रही हैं। ये दोनों कंपनियां बहुत अच्छा किया हुआ है, बहुत वेल्थ क्रिएट किया हुआ है, और वह भी जीरो डेप्ट पे रहकर। क्योंकि आपको ये भी देखना है, क्योंकि जब कमाई अच्छी नहीं चल रही है और यहाँ पे दोनों केसों में अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन मान लीजिए कंपनी में स्लो डाउन आ रहा है या किसी भी कारण से कंपनी का माल नहीं बिका, तो क्योंकि प्रॉफिट नहीं हुआ तो शेयर होल्डर को कुछ नहीं मिलेगा और वो चलता है। लेकिन यदि आपने कर्जा ले रखा है तो ये 6% इंटरेस्ट जो है उसे पटाना ही पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। अर्थात इक्विटी होल्डर को, शेयर होल्डर को डिविडेंड प्रॉफिट तभी मिलेगा अगर प्रॉफिट होगा। लेकिन डेप्ट का नुकसान ये है कि प्रॉफिट हो या ना हो, आपको इंटरेस्ट रेट पटाना ही पड़ेगा, और ऐसे में कंपनी 2-3 साल तक लॉस में हो और उनके पास इंटरेस्ट पटाने के पैसा ना हो तो कंपनी क्या होगी, डूब जाएगी। तो बहुत सारी अच्छी कंपनियां इसलिए बर्बाद हो गई हैं क्योंकि उसने कर्जा बहुत ज्यादा ले लिया था। तो ज्यादातर कंपनी में आपको ये देखना है कि डेप्ट इक्विटी रेशियो कम से कम 0 हो तो बहुत अच्छा है। और ये चीज बैंक में अप्लाई नहीं होती है। कोई भी बैंक में आप कभी भी डेप्ट इक्विटी रेशियो नहीं देखेंगे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में फिनोलॉजी टिकर में आप जाकर देख सकते हैं और सभी शेयर्स को कंपेयर कर सकते हैं। उसमें कासा देख सकते हैं, कॉस्ट टू इनकम देख सकते हैं, नेट इंटरेस्ट इनकम देख सकते हैं, जो आपकी पिछली कंपनी में हो या यहाँ पे नहीं दिख रही है, जो कि बैंक्स में अलग फिगर दिखती है, क्योंकि बैंक में ये इम्पोर्टेंट है। डेप्ट में क्योंकि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि बैंक का बिजनेस ही है लोगों से पैसा लेना, करेंट अकाउंट के रूप में, सेविंग के रूप में, एफडी के रूप में। तो बेसिकली लोगों से पैसा उधार लेना और उसको आगे उधार पे दे देना। तो इसमें हम डेप्ट इक्विटी रेशियो नहीं देखेंगे, क्योंकि बैंक का क्या है, वही काम है। तो कभी भी डेप्ट इक्विटी रेशियो किसी भी लैंडिंग फाइनेंस कंपनी, एनबीएफसी बैंक में हमको नहीं देखना है। उसके लिए बहुत सारे अलग रेशियोज हैं, जिनको डेफिनेटली जब हम आगे इंडस्ट्री बाय इंडस्ट्री सीखेंगे तब मैं उसमें एनालिसिस करूंगी। लेकिन आज के लिए डेप्ट इक्विटी रेशियो जितना कम हो, डेप्ट फ्री हो कंपनी, उतना ही अच्छा है। तो आज हमने कुछ जरूरी चीजें देखी कि प्रॉफिट मार्जिन से ज्यादा जरूरी है ROE देखिए, उससे भी जरूरी है कि आप अच्छा ROE देखकर खुश ना हो। ये देखिए कि ROE इसलिए तो नहीं है कि कंपनी में डेप्ट बहुत ज्यादा है, क्योंकि अच्छे टाइम पे ज्यादा डेप्ट लेकर जैसा हमने देखा कि कोई भी अपना ROE इम्प्रूव कर सकता है। तो अच्छी कंपनी वही है जो बिना डेप्ट लेकर या कम से कम डेप्ट लेकर बहुत अच्छा ROE ला सकता है। अब अच्छा ROE क्या है, तो ये बहुत इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिपेंड करता है कि उस इंडस्ट्री में ROE कितना चल रहा है, यूजफुली कंपनी कितना ROE निकाल पाती है। जैसे यहाँ हम देखें कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कंपनी का एवरेज ROE 24, 32, 54 है। ऐसे में 54 का ROE बहुत अच्छा है। इन जनरल आप मान सकते हैं कि 20 से ऊपर का ROE बहुत अच्छा है। लेकिन आपको इंडस्ट्री में यहाँ पे देखना है, अर्थात टिकर में जाकर देखना है, तो पीयर्स में जाकर आप कंपेयर कर सकते हैं और ROE को कंपेयर करके देख सकते हैं। जितना ज्यादा ROE उतना ही अच्छा कंपनी के लिए पॉजिटिव है। 20 से ऊपर ज्यादातर इंडस्ट्री में होना चाहिए, ये बहुत ही अच्छा है। बैंक में कुछ हैवी इंडस्ट्री में ये लाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन ज्यादातर इंडस्ट्री में इतना ROE एक्सपेक्ट करना चाहिए। इस प्रकार मैं आप लोगों को ROE, डेप्ट इक्विटी और नेट मार्जिन के बारे में आप लोगों को बता दी हूँ। प्लीज मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। नमस्कार।